कितनी उम्र आपकी हो गई और ये कौन-सा प्रयास था असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए? आपने कहा और जुनून पैदा करके असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की पोस्ट आपने हासिल की है। क्या उम्र आपकी है? महज़ कितनी उम्र में आपने सफलता को कितने साल लगातार इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपने जाया किया है? कि लगभग कई बार ऐसा भी होता है कपिल जी कि ग्रामीण परिवेश का कोई विद्यार्थी शहर में जाकर बसता है और अच्छी तैयारी की प्रयास करता है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती काफ़ी समय तक। हमारे जो दर्शक हैं उनको एक बार बताना चाहेंगे कि 10वीं में आपकी क्या व्यवस्थाएँ रही? 10वीं में आपकी कितनी परसेंटेज और कहाँ आपने पढ़ाई की? 12वीं कहाँ की? बीए कहाँ किया? फिर एक बार यहाँ तक का सफ़र बताइए। सोचा आपने क्या समझा कि इसी पोस्ट के लिए आपने लगातार संघर्ष किया? क्योंकि अभी आपने बताया कि विपरीत स्थितियों में आपका जीवन जो है बीता है अभी तक का। बचपन की मैं आपकी बात कर लूँ, 12वीं तक की, तो जब आप ग्रामीण परिवेश की असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई व्यक्ति जयपुर शहर की ओर दौड़ पड़ता है, कितना संघर्ष उसको करना पड़ेगा और आर्थिक स्थिति से मैं बात कर लूँ तो कितना पैसा कम से कम इस वैकेंसी को क्रैक करने यानी कि इस भर्ती तय में और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहे, तो क्या स्ट्रैटेजी उसकी होनी चाहिए? कक्षा 10 से एक बार आप प्रक्रिया मुझे बता दीजिएगा कि 10वीं में कम से कम इतनी परसेंटेज चाहिए, 12th में इतनी चाहिए। क्या-क्या उनके यानी कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती को क्रैक करने के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया मतलब ये है कपिल जी, शायद आप थोड़ा-सा भावुक होकर इन स्थितियों को समझ पा रहे हैं। साहित्य के आपसे रहेगा कपिल जी, कि बचपन आपका ग्रामीण परिवेश में गुज़रा और अक्सर बचपन में अपने को बहुत कुछ घर परिवार की व्यवस्थाओं के लिए काम भी करना पड़ता है। आपकी अच्छी रही जैसे चाहे वो उपन्यास हो, चाहे कोई एकांकी हो कोई भी घटनाक्रम रहा हो, चाहे आत्मकथा हो, जिनमें आपकी रुचि ज़्यादा रही, उनको आपने टाइम ज़्यादा दिया। यानी कि आपने कहा कि लगभग 16-17 घंटे भी पढ़ा है। के बारे में आपने सोचा, इससे पहले जैसे 10वीं और 12वीं पास करने के बाद में, क्या अन्य किसी वैकेंसी में भी आपने अपना नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस। मैं जितेंद्र प्रजापति मिलवाता हूं आज ऐसी शख्सियत से जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रहकर और अभावों की जिंदगी में रहकर सफलता हासिल कर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को सुशोभित करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बागावास अहिरान निवासी कपिल कक्कड़, जिन्होंने गरीबी जीवन से अपना संघर्ष लगातार जारी रखते हुए विगत 16 तारीख को इनका रिजल्ट आया था और 16 तारीख को असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी सब्जेक्ट से इनका चयन हुआ है, जिसको लेकर तमाम क्षेत्र में हर्ष की लहर है। लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। अनेकों स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इनके परिवारजनों का स्वागत, इनका खुद का स्वागत, सम्मान, मिठाई खिलाकर अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि कैसी व्यवस्थाएं इनकी रही थी, क्या कुछ इनकी स्ट्रेटजी रही और किस प्रकार से इन्होंने जो है अपना ये लक्ष्य है वो हासिल किया है। कपिल जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपका। आप सभी का बहुत-बहुत आभार। और आज का दिन है जो बड़ा ही खुशी का दिन है और सुख और दुख जीवन के ये 2 पहलू हैं कि आज सुख का दिन है तो हालाँकि अतीत में मेरा कुछ दुख भी रहा होगा कि हर खुशी के पीछे एक बड़ी कहानी होती है। कुछ मेरी भी कहानी ऐसी है कि गरीब परिवार से हूँ और माता-पिता अनपढ़ थे और उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिला कराया बचपन में। फिर बचपन से ही मुझे प्रेरणा मिली बड़े भाई साहब और भाभी जी से ताकि कुछ बड़ा कर सकूं। वो भी हिंदी से ही थे और बीए के दिनों में मेरे पास हिंदी विषय नहीं था। फिर मैंने सोचा प्रेरित होके बड़े भाई साहब से और एमए के पाठ्यक्रम में मैंने हिंदी शामिल किया और हिंदी को शामिल करने के बाद में जुनून इतना चढ़ गया कि वहीं से मैंने नेट, सेट, जेआरएफ, एसआरएफ और वर्तमान में पीएचडी तक का सफ़र जारी है मेरा और सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले कुछ ही दिनों में पीएचडी सबमिट कराने के कगार पे हूँ। बात करता हूँ मैं अपने गुज़री हुई ज़िंदगी की कि मैंने ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का मुक़ाम हासिल किया है, तो इनमें किन-किन परिस्थितियाँ रही, वातावरण कैसा था, कैसा नहीं था, इन सभी के बारे में मैं ज़िक्र करूँगा कि गाँव में जाते थे, स्कूल भी दूर था, पढ़ने जाते थे और काफ़ी दिक्कतें होती थी, जैसे घर परिवार पे भी माता खाना वगैरह कभी समय पे मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। जैसे ठंडा भोजन मिला वो भी खा पी के चले गए जैसे भी और फिर राजस्थान विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में सर्दियों की कड़कड़ाती धूप थी। वहाँ साथी लोग कहते थे, "अरे यार! इतनी पढ़ाई सर्दी में जैसे ऐसे लग रहे हो कि जैसे कफ़न बाँध के निकले हो आप।" तो सुनना पड़ता था, लोग ये भी कहते थे, "यार अभी तक जॉब नहीं लगी, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो?" कुछ ने ये भी कहा कि यार
कुछ छोटी-मोटी नौकरी कर लो, रेलवे की कर लो, पटवारी बन जाओ। लेकिन एक अलग ही जुनून था कि जीवन में क्यों ना कुछ रिस्क लिया जाए और रिस्क लेना भी चाहिए। उसमें एक डर भी रहता है रिस्क में कि कहीं सफल हुए या असफल हो गए तो कहीं समाज की फिसल नहीं जाए। हाँ, फिसल ना जाएँ, समाज के ताने-बाने कि समाज भी आप जानते हो कि समाज का रवैया भी कैसा रहता है। तो असफल हो जाता है इंसान तो उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक डर था कि कहीं असफल हो गए तो आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्या नहीं होगा? कपिल जी, कितनी उम्र आपकी हो गई और ये कौन-सा प्रयास था असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए? आपने कहा कि बचपन आपका विपरीत परिस्थितियों में बीता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपने एक जुनून-सा पैदा किया और जुनून पैदा करके असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की पोस्ट आपने हासिल की है। क्या उम्र आपकी है? महज़ कितनी उम्र में आपने सफलता को हासिल किया? ये मैंने 27 साल की उम्र में हासिल किया है, जो कि मैं मानता हूँ इस पद के लिए शायद बहुत कम उम्र है। जैसे रीट पटवारी के लिए माने कि भाई ज़्यादा उम्र है, लेकिन इस पोस्ट के लिए यहाँ तक मिनिमम उम्र लगी जाती है। क्योंकि नेट, सेट, जेआरएफ इन तमाम डिग्रियों से गुज़रना पड़ता है, उसके बाद जाके इस असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं अपन। और आपका दूसरा सवाल क्या था? मैं ये कहना चाहूँगा कपिल जी, क्या क्या सोचा आपने, क्या समझा कि इसी पोस्ट के लिए आपने लगातार संघर्ष किया? क्योंकि अभी आपने बताया कि विपरीत स्थितियों में आपका जीवन जो है बीता है अभी तक का। तो क्या आपसे बचपन से ही आप में जुनून था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ही बनना है? या फिर 10वीं 12वीं का रिज़ल्ट देख के, एमए या फिर बीए का रिज़ल्ट देख के या फिर किन लोगों से प्रेरित होकर आपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पोस्ट को पाने की ललक रखी? देखो, शुरुआती दिनों में तो शायद जानते भी नहीं थे कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर क्या होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन जैसे-जैसे कारवां बढ़ता गया, वैसे-वैसे आगे बढ़ते गए और विशेष रूप से बड़े भाई साहब जब ये डिग्रियाँ हासिल की थी, तो थोड़ा-थोड़ा महसूस हुआ कि ये डिग्रियाँ कुछ होती हैं। फिर मैं जयपुर के लिए रवाना हुआ पढ़ाई के लिए, फिर वहाँ मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और बड़े भाई से मुझे प्रेरणा मिलती रही कि ऐसा करो और उन्होंने मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ाया कि जीवन एक जोखिम है, जोखिम लेना चाहिए, सफल-असफल वो आगे की कहानी है। कितना प्रयास रहा आपने, कितने साल लगातार इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपने जाया किया है? कि लगभग कई बार ऐसा भी होता है कपिल जी कि ग्रामीण परिवेश का कोई विद्यार्थी शहर में जाकर बसता है और अच्छी तैयारी के प्रयास करता है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती काफ़ी समय तक। तो आपका कितना सफ़र रहा इस वैकेंसी को लेकर? इस भर्ती को लेकर समय की बात करें तो जब से बीएड से निवृत्त हुए और जब पीएचडी में दाखिला हुआ, तो कुछ आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो मन में ख़्याल आया कि देखो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई है, कुछ तनाव भी कम हो गया है, क्यों ना एक लंबी छलांग लगाई जाए। तो तब से वहाँ प्रेरित होके एक लंबी छलांग लगाने का मन में ठान लिया और लगभग इसमें 4 साल का जो हमारा संघर्ष था, वो आज जाके प्रतिफलित हुआ है। और इससे पहले मैंने जो 2020 में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती आई थी, उसमें भी मैंने आरपीएससी के का दर देखने का मौका मिला मुझे, मैं वहाँ गया, इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन वहाँ मेरा वेटिंग लिस्ट में था। फिर भी कुछ निराशा हाथ लगी, लेकिन फिर सोचा कोई नहीं, ये तो आता-जाता रहता कौन-सा है। प्रयास था ये आपका? ये मेरा दूसरा प्रयास था, पहले प्रयास में असफल रहा, लेकिन दूसरे प्रयास में मुझे सफलता मिली। एक बार कपिल जी हमारे जो दर्शक हैं उनको एक बार बताना चाहेंगे कि 10वीं में आपकी क्या व्यवस्थाएँ रही? 10वीं में आपकी कितनी परसेंटेज और कहाँ आपने पढ़ाई की? 12वीं कहाँ की? बीए कहाँ किया? फिर एक बार यहाँ तक का सफ़र बताइएगा शॉर्ट में। 10वीं कक्षा मैंने गाँव के नज़दीकी विद्यालय गुरु पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहाँ से की है और 10वीं में मेरी स्थिति ये थी कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ था मैं। उसके बाद कक्षा 12 में मैंने आर्ट विषय को चुना और आर्ट विषय जो गाँव का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ मैंने दाखिला लिया और वहाँ भी मेरे पास कला वृत्त के अंतर्गत इतिहास था, भूगोल था और संस्कृत साहित्य था। फिर उसके बाद वहाँ भी मैं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ, 74% थे मेरे। इसके बाद फिर मुझे 2013 में जयपुर राजस्थान महाविद्यालय में दाखिला मिला और उसके बाद मैंने वहाँ से बीए की, लगभग मेरी बीए 2016 में कंप्लीट हो गई। 16 के बाद में फिर एमए में दाखिला लिया राजस्थान यूनिवर्सिटी में और बड़े भाई साहब के पास हिंदी साहित्य रहा है, भाभी जी के पास हिंदी थी, तो कुछ पढ़ते देख उनको मन में ख़्याल आया कि यार साहित्य तो बड़ा अच्छा रुचिकर विषय है, क्यों ना ऐसा विषय मेरे पास भी होना चाहिए। तो उनसे प्रेरित होकर के फिर मैंने हिंदी विषय को एमए के पाठ्यक्रम में शामिल किया और हिंदी विषय शायद मुझे लगा
कि यार बड़ा बेवफ़ा विषय है, कुछ उलझने हुई, फिर शायद लास्ट में हिंदी को भी मुझसे मोहब्बत हो गई। क्या बचपन की मैं आपकी बात कर लूँ 12वीं तक की, तो जब आप ग्रामीण परिवेश में रहा करते होंगे, तो आपने कहा कि परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी, गरीब स्थिति थी, तो आपने भी कहीं न कहीं कोई संघर्ष किएँगे। कैसी व्यवस्थाएँ आपने देखी? आपने क्या काम किया घर परिवार के लिए और अपनी व्यवस्थाओं के लिए? घर परिवार के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने कुछ अखबार बेचने का काम भी किया है, कि बच्चों में अखबार डालना जैसे, और कुछ दूध का व्यवसाय भी था। दूध का व्यवसाय तो नहीं कह सकते, वो लघु स्तर पर था, तो दूध बेचने का भी कुछ काम वगैरह किया है। और भी बहुत उलझनें थी, काफ़ी उलझनें थी, अब कुछ ही याद कर पा रहा हूँ मैं। मैं बात कर लूँ कपिल जी आपसे कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई व्यक्ति जयपुर शहर की ओर दौड़ पड़ता है, कितना संघर्ष उसको करना पड़ेगा? और आर्थिक स्थिति से मैं बात कर लूँ तो कितना पैसा कम से कम इस वैकेंसी को क्रैक करने यानी कि इस भर्ती तय में इस पोस्ट को हासिल करने के लिए पहुँचना पड़ेगा? वैसा देखो, ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश की बात करें तो रात-दिन का फ़र्क है। जब शहर 2013 में निकला था, मैं बड़े भाई साहब के साथ जयपुर के लिए निकला। राजस्थान महाविद्यालय में मुझे फ़ॉर्म जमा करवाना था, जो उसकी हार्ड कॉपी। मैं गया पहली बार, ग्रामीण परिवेश से निकले हैं, कुछ देखा नहीं था। वहाँ देखी शहरी संस्कृति को देखा थोड़ा, कुछ अजीब-सा लगा कि यार ऐसा भी है, दुनिया ऐसी भी है क्या? कि गाँव में तो कुछ था ही नहीं, वहाँ भीड़-भाड़, एक खचाखच भरी ज़िंदगी, लोग। मैंने कहा इतनी शहरों में घुटन, ऐसे यूँ ही जयपुर में प्रवेश किया, थोड़ा घुटन-सी महसूस हुई, क्योंकि गाँव से निकले थे तो स्वाभाविक थी वो। फिर देखा वहाँ कुछ, मन में ख़्याल आया कि यार पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी ज़रा लग रहा था। लोगों की वेशभूषा भी देखी, और कुछ उम्र भी ऐसी थी, तो काफ़ी कुछ देखने को मिला, लेकिन एक अजीब माहौल था, यानी कि कुल ग्रामीण परिवेश से बिल्कुल हट के था वो। गाँव का व्यक्ति अगर कोई शहर में जाए और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहे, तो क्या स्ट्रैटेजी उसकी होनी चाहिए? कक्षा 10 से एक बार आप प्रक्रिया मुझे बता दीजिएगा कि 10वीं में कम से कम इतनी परसेंटेज चाहिए, 12th में इतनी चाहिए। क्या-क्या उनके यानी कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती को क्रैक करने के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया होने चाहिए? देखो, जहाँ तक मैं मानता हूँ, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती में परसेंटेज का कोई मायना ही नहीं होता, लेकिन अगर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड लगा दें, तो उसमें परसेंटेज भी मायने रखती है। तो एक विद्यार्थी को शुरू से ही कोशिश ये करनी चाहिए कि उसका जो परसेंटेज है वो ठीक रहे, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंकों से उत्तीर्ण हों, ताकि आने वाले समय में अगर मान लो सरकारें कुछ प्रावधान ले भी आएँ परसेंटेज संबंधी, तो उसमें बाहर होने की उसको गुंजाइश ही नहीं रही। ये डर नहीं रहे कि यार अगर मान लो 55 का दायरा कर दिया या फिर फर्स्ट का दायरा कर दिया, तो मैं बाहर तो नहीं हो जाऊँगा। तो ये भय नहीं होना चाहिए। जी। ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये डर तो खत्म कर लेना चाहिए स्टूडेंट को आगे के लिए। और दूसरी बात क्या थी आपकी? जैसे ग्रामीण परिवेश का कोई व्यक्ति अगर शहर में जाए तो कितना पैसे की आवश्यकता होगी और कैसी तो व्यवस्था उसको करनी पैसे पड़ेगी? की बात करूँ, देखो कि शहरों में निकलते हैं तो वहाँ रहने के लिए हमको एक पहले तो सुव्यवस्थित घर भी चाहिए, और घर भी ऐसा होना चाहिए, एक कमरा, कि जहाँ अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई हो जी। सके। और उसके लिए मानो मिनिमम 5,000 तो मान ही लो आप स्टूडेंट के लिए, जो 1 भी मंथ का? हाँ, 1 मंथ का जो रूम किराया है वो बता रहा हूँ। उसके अलावा स्टूडेंट का खाने का खर्चा हो गया, और किताबों के जो पैसे हैं वो अलग से है, फॉर्म फीस अलग से है। यानी कुल मिला के 10-12 हज़ार तो उसको चाहिए ही चाहिए। यानी कि 12,000 रुपए पर मंथ अगर कोई ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति शहर में रहकर तैयारी करता है, तो 10 से 12,000 उनको 1 मंथ का खर्चा चाहिए। बिल्कुल चाहिए। बात कर लें कोचिंग संस्थान को लेकर तो आपकी सफलता का राज क्या रहा? क्या आपने कोई कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया जिससे आप इस सफलता के मुकाम को हासिल किए हैं? वैसे मैं शुरू से ही सेल्फ स्टडी पे यकीन करता हूँ, और मैंने सेल्फ स्टडी की है। लेकिन जहाँ इंटरव्यू की बात आई, जब मुझे लगा कि इंटरव्यू कॉल हो गया, तो मैंने एक कोचिंग जॉइन की, रेनेसा संस्थान जयपुर में। वहाँ से मुझे मदद मिली है, और वहाँ मैंने उनके प्रोफेसर एस चौधरी के निर्देशन में मैंने साक्षात्कार की तैयारी की थी। कपिल जी बात कर लूँ कि अभावों की ज़िंदगी में आपका जो जीवन था अभावों में गुज़रा है और अब जिस मंज़िल को आप पाने की ललक में थे वो मंज़िल भी आपको मिल गई है। शादी के बारे में क्या सोचा है?
शादी के बारे में ये ख्याल है कि देखो, समाज है, शादी भी ज़रूरी है, स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि पुरुष के बिना स्त्री का जीवन अधूरा है, स्त्री के बिना पुरुष का जीवन अधूरा है। तो शादी करनी भी चाहिए और मेरा भी ख्याल है कि शादी करूँ और जहाँ तक संभव हो सके कि घरवाले ही देखेंगे लड़की, लेकिन अगर घरवालों ने मुझसे पूछा कि भाई लड़की कैसी होनी चाहिए, तो मैं वरीयता जो साहित्य की लड़की हो, साहित्य की विद्यार्थी रही हो, क्योंकि साहित्य में सबसे बड़ी समस्या है कि साहित्य दिल का विषय है, ना कि दिमाग का विषय है। साहित्य के व्यक्ति संवेदनशील, भावुक कुछ ऐसा ही होते हैं। हर व्यक्ति के लिए लागू भी नहीं होता, लेकिन जिसने साहित्य को पढ़ा कम है, जिया ज़्यादा है। कि जैसे ये नहीं है कि कबीर को पढ़ लिया, उसकी बातों पे गौर कर नहीं किया कि कबीरदास कहना क्या चाह रहे हैं, फिर साहित्य का कोई मतलब नहीं निकलता। तो अभी मेरे ज़हन में यही है कि लड़की साहित्य की विद्यार्थी रही हो और जिसने साहित्य को जिया हो, अगर ऐसी लड़की मिलती है तो मैं परम सौभाग्यशाली मानूँगा अपने आप। मेरा मतलब ये है कपिल जी, शायद आप थोड़ा-सा भावुक होकर इन स्थितियों को समझ पा रहे हैं, साहित्य क्या आप चाहता है। मेरा मतलब ये है कि आप जब इतने ऊँची पोस्ट पर पहुँचे हैं, सफलता को हासिल किए हैं, तो क्या आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर यानी कि अपने समकक्ष कोई लड़की मिलती है तो उसी से शादी करेंगे या फिर एक सुशील, सुंदर और व्यवहारशील, अच्छे चरित्र की हो उससे भी शादी कर लेंगे? देखो, शादी का तो ये है कि जैसे हम हैं, वैसी ही लड़की हो। ना तो इतने ऊँचे ख्वाब हैं कि हमको चाँद ही चाहिए। भाई चाँद पाने के लिए खुद को भी चाँद होना ज़रूरी है। जी। तो अपने समकक्ष ज़रूरी नहीं है कि लड़की जॉब में हो, अच्छी हो कि परिवार को, मेरे को हैंडल कर सके, आने वाले अपने भविष्य के बारे में सोच सके, बच्चों का फ्यूचर तय कर सके कि भाई बच्चों को किस दशा और दिशा में जाना है, परिवार को समझ सके। जो समाज की हर चीज़ रूढ़ी भी नहीं होती है और समाज की जो परंपराएँ हैं, उनको भी साथ लेके चले। यानी कि मध्यम मार्ग अपनाए गौतम बुद्ध की तरह। ऐसा नहीं है कि एकदम पाश्चात्य के रंग में डूब गए और ऐसा भी नहीं है कि एकदम रूढ़ियों का ही पालन कर रहे हैं। तो ये ना मध्यम मार्ग की लड़की होनी चाहिए। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कपिल जी, जी। कि बचपन आपका ग्रामीण परिवेश में गुज़रा और अक्सर बचपन में अपने को बहुत कुछ घर परिवार की व्यवस्थाओं के लिए काम भी करना पड़ता है। क्या ग्रामीण परिवेश का कोई व्यक्ति, खेतिहर कोई व्यक्ति अगर शहर में जाता है और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए तैयारी करता है, तो उसको किन-किन अभावों का सामना करना पड़ता है? जैसे आपने बताया ग्रामीण परिवेश के लिए कई बातें बताई, लेकिन शहर में भी कई समस्याएँ आती हैं। जैसे शिक्षा को लेकर, नींद का आना, है ना? इन सभी बातों को लेकर आपने कैसे इन मुकाम को हासिल करने में अपना प्रयास किया? क्योंकि सामान्यतः 24 घंटे में व्यक्ति पूरे 24 घंटे नहीं पढ़ सकता। 24 घंटे की एक बार आप स्ट्रैटेजी बताइए आपकी क्या थी? देखो, इसमें ये है कि व्यक्ति के जीवन में कुछ भावुक पल भी होते हैं। जैसे मेरा परिणाम आया तो कुछ आँखों से अश्रु भी निकले, खुशी भी थी और कुछ अश्रु भी निकले क्योंकि अतीत की स्मृतियों में डूब जाते हैं कि कभी ऐसा भी हुआ था, कभी ऐसा हुआ था। और बात आपने जो दिनचर्या की है तो मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन में तैयारी करता है, कुछ सपने होते हैं, सपने को पाने की ललक है कि मुझे ये हासिल करना ही है और कोई भी लक्ष्य मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल है, क्योंकि इंसान में वो क्षमता है कि वो हर काम आसानी से कर सकता है। तो जहाँ तक सबसे पहला काम है उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो पढ़ाई हो जाती है वो दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक स्थिर भी रहती है। जैसे क्या टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का? ब्रह्म मुहूर्त का मान लो कि 4 बजे 4 बजे उठ जाना चाहिए उसको, फिर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होके माँ सरस्वती की वंदना करनी चाहिए। माँ सरस्वती की वंदना करके और फिर अपना अध्ययन कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जो अध्ययन कार्य है उसके बाद हल्का-फुल्का नाश्ता ले लो और उनसे फ्री होके थोड़ा रेस्ट देके और फिर अपने अध्ययन कार्य में जुड़ जाओ। हालाँकि मैं मानता हूँ 24 घंटे पढ़ाई भी नहीं होती, पढ़ाई के लिए मात्र जहाँ तक मैं मानता हूँ 8 घंटे काफ़ी हैं। क्योंकि मानव एक मशीन तो है नहीं और जितना ग्रहण कर सकता है मुझे लगता है कि 8 घंटे काफ़ी हैं और मैंने अपने जीवन में भी 8 घंटे ही किया है और कुछ-कुछ साहित्य में कृतियाँ ऐसी भी रही हैं कि जिनको मैं 16-16 घंटे भी पढ़ा है, 18-18 घंटे भी पढ़ा है। जैसे धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता, मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान, इसको काफ़ी लंबे समय तक पढ़ सकता हूँ और मुझे भूख-प्यास का भी मालूम नहीं रहता। मतलब इतना जिन चीज़ों में रुचि आपकी अच्छी रही, जैसे चाहे वो उपन्यास हो, चाहे कोई एकांकी हो, कोई भी घटनाक्रम रहा हो, चाहे आत्मकथा हो,
जिनमें आपकी रुचि ज्यादा रही उनको आपने टाइम ज्यादा दिया, यानी कि आपने कहा कि लगभग 16-17 घंटे भी पढ़ा है। जी। और क्या स्टेट आपकी रही? और ये है कि पाठ्यक्रम ही ज़रूरी नहीं है कि पाठ्यक्रम को ही हम पढ़ें। पाठ्यक्रम के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं। फिर आता है उसके बाद मान लो थोड़ा शहरों में क्या है, पार्क की व्यवस्था है, थोड़ा बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए, दोस्तों से वार्तालाप भी करना चाहिए। उससे क्या है कि अपना मानसिक जो संतुलन है वो भी ठीक रहता है और जो तनाव जैसी समस्याएँ जैसे स्टूडेंट विद्यार्थी के मन में एक भय रहता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा भविष्य के प्रति। तो उन तमाम चीज़ों का जो निष्कर्ष है, जो एक हल है वो मित्र मंडली में बैठने से या आपसी संवाद करने से, बातें साझा करने से उन सब का हल निकल जाता है और विद्यार्थी तनाव जैसी चीज़ों से बचा रहता है। तो मेरा भी मित्रों से अच्छा व्यवहार था और मित्र भी मुझे गाइडेंस वगैरह करते थे, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। कभी-कभी तो आर्थिक स्थिति कुछ वो हो जाती तो उन्होंने पैसे से भी मदद की है और नोट्स वगैरह उपलब्ध करवाना, ये चीज़ें पढ़ो आप, ये चीज़ें काम की हैं, सोलर पेपर्स वगैरह देना, यानी काफ़ी चीज़ें मददगार साबित हुई हैं। कपिल जी, एक प्रश्न और कर लेता हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में आपने सोचा, इससे पहले जैसे 10वीं और 12वीं पास करने के बाद में क्या अन्य किसी वैकेंसी में भी आपने अपना जो है योगदान देने की कोशिश की या उस भर्ती में शामिल होने की कोशिश की? चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो वन रक्षक का हो, चाहे वो टीचर का हो? शुरू से मेरा एक सपना रहा है शिक्षक बनने का और शायद जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 2015 में आई थी भर्ती पटवारी की। उस समय उसके 2 पेपर किए थे प्रारंभ में ही। उससे पहले 1 पेपर होता था। तो मैंने वो पटवारी का एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरी जो प्री एग्ज़ाम बोलते हैं वो भी पास नहीं हो पाई थी, उत्तीर्ण नहीं कर पाया था। तो उसके बाद फिर मैंने जो सामान्य कॉम्पिटिशन है उसमें हाथ आज़माने की कोशिश ही नहीं की। जैसे कि रेलवे, पटवारी, एलडीसी, ग्राम सेवक, अन्य भर्तियों में मैंने कभी फॉर्म में अप्लाई नहीं किया। शिक्षक का था, शिक्षक में चाहे सेकंड ग्रेड हो, रीट हो या फिर फर्स्ट ग्रेड का हो। हालाँकि मैंने रीट का भी नहीं दिया, ना सेकंड ग्रेड का दिया, पहला एग्ज़ाम मैंने फर्स्ट ग्रेड का दिया। फिर उसमें भी मैं अपात्र था, फिर भी मैंने अनुभव के लिए वो एग्ज़ाम दिया। दूसरे एग्ज़ाम में मैं असफल रहा, फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम दिया, उसमें असफल रहा, फिर मैंने ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का दिया, इसमें सफल हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कपिल कक्कड़। कहते हैं कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। हार के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, हार के न बैठे मंजिल के मुसाफिर, जीत भी होगी और जीतने का मज़ा भी आएगा। कुछ इसी प्रकार की दास्तान हमने आपको सुनाने और दिखाने का प्रयास किया। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिएगा पावरटेक एक्सप्रेस। मैं आपके साथ जितेंद्र प्रजापति। जय हिंद, जय भारत।